जी जनाब। काइंडली मुझे बता दें, आप सबको आवाज़ क्लियर है? मैंने आप लोगों को कहा था देखिए बच्चे आते ही नहीं है, हमने सेल्स टैक्स शुरू कर देना है और हमें सेल्स टैक्स फ़ौरन उड़ा के मुका भी देना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? मुझे बताइए ज़रा। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, लेट मी नो। चलें जी, हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि हमने कल देखा था कि टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है। हमने उसे कल रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिस्कस आउट किया था। अब हम बात करते हैं जो हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको। बिकॉज़ हुकूमत टैक्स लगाती है, टैक्स का बुनियादी मकसद जो है पैसे कलेक्ट करना तो है, रेवेन्यू कलेक्शन तो है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा भी कुछ मकासद हैं गवर्नमेंट जिन्हें क्या करती है, फुलफ़िल कर रही होती है। अब वो मकासद कौन कौन से हैं उनको ज़रा हमने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले है टू स्ट्रेंथन वीक इंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन, या इस तरह के इंसेंटिव्स या इस तरह की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो भी इदारा काम करेगा हम उससे क्या करेंगे, हम उससे 30% जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे ही करेंगे। ये गवर्नमेंट ने हमें बता दिया हुआ है, हमने कहा ठीक है ले लें। लेकिन गवर्नमेंट देखती है कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। गवर्नमेंट उनका क्या कर देती है, टैक्स माफ़ कर देती है। जी आप हमें 2 साल तक टैक्स ना दें, आप हमें 5 साल तक टैक्स ना दें, आप हमें टैक्स का रेट कम कर दें। गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ दे देती है, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स दे देती है ताकि वो पैसे बचा के अपने ऊपर लगाएं, अपना कारोबार जो है वो बेहतर तरीके से चला सकें। तो भाई ये एक एडवांटेज तो है, एक मकसद तो पूरा हुआ है, एक एडवांटेज तो है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में आ रहा होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स को ही प्ले किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स को ही प्ले किया है। लेकिन उसने टैक्स लिया नहीं बल्कि टैक्स पे खेलते हुए क्या किया है, उसने यहाँ पर आपको क्या कर दी है, एक इंसेंटिव दे दी ताकि आप अपने बिजनेस में क्या कर सकें, वो आप इसको मज़ीद लेकर चल सकें। इज डैट क्लियर? ये क्लियर है? उसके बाद लोकल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल करती है। देखिए अगर गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स ना लगाए, इंपोर्ट्स को महंगा ना करे, तो उसका नुकसान क्या होगा, अल्टीमेटली लोग सारे जो हैं वो इम्पोर्टेड गुड्स की तरफ ही जाएंगे और आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। जस्ट सिंपली जस्ट टेक एन एग्जांपल
कि गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दे और एक कस्टमर के पास 30 लाख रुपया हो, वो 30 लाख में कभी भी जाके पाकिस्तानी गाड़ी नहीं खरीदेगा। वो जाके क्या करेगा, इम्पोर्टेड गाड़ी जो है, जापानीज़ गाड़ी जो है, वो क्या करेगा, वो उनको ही बाय कर रहा होगा। जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, अगर आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं और आपको पता है कि सारा माल जो है वो आपका इम्पोर्टेड है, मेड इन यूके है, आप वही लेंगे, आप लोकल बाय नहीं करेंगे। आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है, आप हेड एंड शोल्डर जाके बाय करते हैं। एक ही दुकान में गए हैं, 2 काउंटर लगे हुए हैं, एक काउंटर पे है हेड एंड शोल्डर मेड इन यूके, एक काउंटर पे हेड एंड शोल्डर मेड इन पाकिस्तान। हद्दुल इम्कान यही है कि लोग मेड इन पाकिस्तान नहीं लेंगे, क्या करेंगे, जाके मेड इन यूके लेंगे। तो भाई अगर ये काम हो रहा है, अगर गवर्नमेंट यहाँ में इंटरवीन ना करे तो लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। भाई बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हुई है, तो ख़त्म हो जाएगी। तो इस लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जो आपकी फॉरेन गुड्स हैं, जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा कर देती है कि वो महंगे होते हैं। जब वो महंगे शुरू हो जाते हैं लगना गवर्नमेंट को, लोगों को, तो गवर्नमेंट फिर कहती है ठीक है, अब आपकी लोकल गुड्स जो हैं वो सस्ती हैं, तो फिर लोकल गुड्स की तरफ लोग जाते हैं। अब वो क्या करती है कि भाई इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा कर देती है, 25% टैक्स लगा देती है। लोकल गुड्स के ऊपर टैक्स जो है वो आपका 18% होता है। तो लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं यार छोड़ो, लोकल इस्तेमाल कर लो, सस्ती तो है ना। तो सस्ती के चक्करों में लोग क्या करते हैं, लोकल गुड्स पे आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आपने इंपोर्ट महंगी कर दी, इंपोर्टेड गुड्स महंगी कर दी, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो क्या होती है, वो चलती है और आपको उसका बेनिफिट जो है मिल रहा होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए, अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये इस्तेमाल कर रही होती है। जैसे गवर्नमेंट पान के ऊपर हो गया, ये सुपारी, छालिया, सिगरेट्स वगैरह के ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा देती है ताकि लोग जो हैं इसको ना इस्तेमाल करें, उनके आउट ऑफ रेंज हो जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही है, मकसद कुछ और है। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप कैश में ट्रांजैक्शन करोगे, हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। सिंपल सी बात कहती है कि अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करोगे, हम क्या करेंगे, आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर आप बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हो, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, तो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों? बिकॉज जब आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं है आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया। लेकिन जब आप बैंक के से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट को पता है कि भाई इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, इस बंदे के अकाउंट से इतने पैसे गए हैं, तो वो सारा कुछ गवर्नमेंट को पता होता है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है भाई आप कैश में डील ना करो, आप कैश में डील करोगे हम आपसे हाई टैक्स लेंगे, आप बैंक से डील करोगे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसका मकसद ये नहीं होता कि टैक्स लग करना है, इसका मकसद है कि लोग कैश को छोड़े बैंक में आए। जब बैंक में आएंगे डॉक्यूमेंटेशन होगी, हमें पता चल जाएगा कौन सा बंदा कितना मालिक है, कितने पैसे कमा रहा है, कितनी उसकी इनकम है, कितना उसका इनफ्लो है, ये हमें सारा जो है वो क्या हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास कि हम टैक्सेस को ही इस्तेमाल करते हैं एज आ सोशल डेवलपमेंट के तौर के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर के ऊपर भी हम टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं, ये हेल्थ कार्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये जो जच्चा बच्चा के लिए गवर्नमेंट जो है वो देहातों में हेल्थ केयर सेंटर बनाती है, डिस्पेंसरीज बनाती है, इस तरह का सारा कुछ जो है भाई गवर्नमेंट अपने घर से पैसे थोड़ी लेके आती है। शहबाज शरीफ अपने घर से पैसे नहीं लेके आएगा, मरीम नवाज अपने घर से पैसे नहीं लेके आती, इमरान खान अपने घर से पैसे नहीं लेके आया। तो ये आपसे लेते हैं, आपके टैक्स है, आप पे स्पेंड कर रहे होते हैं ताकि आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो और आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब डिफरेंट कंट्रीज़ से ट्रेड करते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, तो वहाँ पे भी ये टैक्सेस को ही क्या करते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। किस तरह से? ये कह देते हैं कि भाईजान आप आएँ, आप हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें, हम आपसे 5 साल के टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे। तो वो टैक्स को ही प्ले करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर से, फॉरेन इन्वेस्टर से डील करने के लिए, उनको लाने के लिए, उनसे निगोशिएट करने के लिए। तो ये भी आपका क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में ही आ रहा होता है।
फिर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए या इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को ज़्यादा करने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इस्तेमाल कर रही होती है। अब जब आपका कंट्री डिप्रेशन में जा रहा है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आ चुके होंगे, आपको पता होगा कि आपके इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, लोग जो हैं वो फिर सेविंग्स में जाते हैं, लोग स्पेंडिंग नहीं करते। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेविंग्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। जब सेविंग्स पर टैक्स बढ़ता है, लोग कहते हैं यार हम तो पैसा बैंक में रखवा रहे हैं, हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लोग पैसा निकालते हैं, स्पेंड करते हैं, जब स्पेंड करते हैं तो इकॉनमी में पैसा आता है, जब सर्कुलेशन में पैसा आता है तो फिर क्या हो जाता है, आपकी महंगाई जो है वो थोड़ी सी कम होती है। सेकेंडली, वो सेल्स टैक्स के रेट्स को चेंज करते हैं, जिससे आपकी गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही होती हैं, ज़्यादा हो रही होती हैं। तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को कैटर करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को ही इस्तेमाल कर रही होती है। उसके अलावा माशरे में जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, इस टैक्स को इस्तेमाल करती है। अभी कैसे कि अमीर आदमी से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गरीब आदमी से गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। गरीब आदमी को गवर्नमेंट टैक्स जो है वो छोड़ देती है, गरीब आदमी को टैक्स माफ़ कर देती है। जिसका इनकम कम है उस पर टैक्स कम होता है, जिसकी इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है, और इनकम बढ़ेगी और टैक्स बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगी और टैक्स बढ़ेगा। तो जो जितना अमीर होता जाएगा उससे टैक्स गवर्नमेंट उतना ज़्यादा लेती जाएगी, जो जितना गरीब होता रहेगा उससे गवर्नमेंट टैक्स जो है वो कम होगी, और वो टैक्स फिर अमीरों से लेके क्या करेगी, गरीबों के ऊपर स्पेंड कर रही होगी। तो ये भी क्या है, आपका इसका ऑब्जेक्टिव कंसिडर हो रहा होता है। उसके अलावा साइंस वगैरह को प्रमोट करने के लिए, इन्वेंशंस को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह को इम्प्रूव प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल कर रही होती है। आपकी जो लोकल फोर्सेस हैं, भी पुलिस वगैरह का निज़ाम हो गया, इसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। जैसे आप कभी अपने बड़ों से पूछिएगा, आज से 10 साल पहले की या आज से 15 साल पहले की पुलिस जो है और आज की पुलिस में फ़र्क है। दे आर लाइक अपग्रेडेड, टेक बीच में आ गया। आपकी एफआईआर्स जो हैं अब आप मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, तो उसमें हाईली एफिशिएंसी आ रही है। उनका मसला भी जदीद कर रहे हैं ताकि वो क्या हो सकें, वो मज़ीद उनकी एफिशिएंसी बढ़े और वो हमें क्या करें, आके सर्व वगैरह कर सकें। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसका इस्तेमाल कर रही है, टैक्स कर रही है। फिर मार्केट में मोनोपोलीज़ वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, तो उन मोनोपोलीज़ को ख़त्म करने के लिए, मार्केट में जो जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आती है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है। जो मोनोपोली क्रिएट करके बैठे होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस हाई कर देती है, और जो न्यू एंट्रेंट्स होती है गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स कम कर देती है, ताकि न्यू एंट्रेंट्स आएँ, मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो और एक फ्री मार्केट जो है चले, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो हर एक को प्रोवाइड हो रही हो। यहाँ भी गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्सेस को इस्तेमाल कर रही होती है। सो ये थे आपके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जब हम इस चैप्टर के पास पेपर करेंगे, आप देखेंगे कि ये वो चैप्टर है या ये वो एरिया था जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया। ये वो एरिया था जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपके पेपर में। डैट वाज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते। इसमें कोई सवाल है आपका तो बताएं। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है आपका, बताएं ज़रा। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में से मैंने आपके साथ पीडीएफ इसका शेयर कर दिया हुआ था, आप उसका पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं। बताएं, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन।
यार इनको कहोगे ज़रा थोड़ा देर रुक जाएंगे, आधे आधे घंटे के लिए। अलीम, इनको कहोगे ज़रा वेट करेंगे आधे घंटे के लिए। चलें जी आगे चलते हैं। गैस अब ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसके लिए माजरत। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड ही एक और सवाल है, बिकॉज दो सवाल आपके पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क हैं। नंबर वन आपसे वो पूछता है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे, और एक वो पूछता है टैक्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं हम एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करें। दोनों आपस में इंटरलिंक क्वेश्चन है, बट दोनों आपस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आ रहे होते हैं। और ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके जनरल नॉलेज बेस्ड जो हैं वो हैं। अब देखना है कि टैक्सेस को हम तरक्की के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखें, अब हुकूमत का काम क्या होता है। गवर्नमेंट का काम है किसी भी एरिया को क्या करना, डेवलप करना। क्या करना, किसी भी एरिया को डेवलप करना, ये काम किसका है, गवर्नमेंट का काम है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो क्रिएट करना, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। वहाँ पे रोज़गार मुहैया करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट कहती है यार हमसे नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है यार ठीक है हम एक स्कीम लड़ाते हैं। वो स्कीम क्या लड़ाते हैं, उन्हें पता है यार ये एक स्पेसिफिक एरिया है, इसको हमने डेवलप करवाना है। जैसे ग्वादर है, जैसे सुंदर था, जैसे रायविंड था, जैसे विहाड़ी में आता, जैसे गुजरांवाला में, हर शहर में उसने क्या किए होते हैं, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए होते हैं। जैसे ये इस्लामाबाद के पास रवात का इंडस्ट्रियल जोन्स है, अडक में आ रहा होता है, गुजरांवाला का है, फैसलाबाद का है, लाहौर में काजाज़म है, सुंदर है, रायविंड का है, विहाड़ी का है। हर जगह गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाती है। अब इंडस्ट्रियल जोन्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने एक एरिया जो है वो क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इसको इंडस्ट्रियल जोन्स भी कह सकते हैं, इसको टैक्स फ्री जोन्स भी कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं बिजनेस जोन्स भी गवर्नमेंट कह रही होती है। गवर्नमेंट ने ये एक एरिया डिक्लेयर कर दिया और वो क्या कहती है, वो इन्वेस्टर्स को फिर बुलाती है, वो सरमायाकार को बुलाती है। वो कहती है भाईजान आप आएँ, आप इन्वेस्टर आएँ, आप यहाँ पे आके अपनी कंपनी स्टार्ट करें, आप अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाएं, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे कि भाई ये हमने एरिया लगा दिया, अगर आप लोग इस एरिया में आते हैं, इस एरिया में अपना कारखाना लगाते हैं, इस एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, इस एरिया में अपनी सनत लगाते हैं, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। क्या कि भाईजान हम आपका 5 साल तक टैक्स जो है वो माफ़ कर देंगे। अगर पूरे मुल्क में बिजली का यूनिट 50 रुपये का है, हम आपको बिजली 20 रुपये की देंगे, हम आपको इंपोर्ट सस्ती कर देंगे, हम आपको कस्टम ड्यूटी माफ़ कर देंगे। तो गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव देती है कि यार तुम आओ, हम तुम्हें यहाँ पे टैक्सेस तुम्हारे माफ़ कर देंगे, तुम टैक्स फ्री जोन में बैठ जाओ, तुम 5 साल तक टैक्स देना। वो कहते हैं ठीक है भाई, बड़ी लुक्रेटिव ऑफर है। अब जब यहाँ पे एक बंदा आएगा, इस जोन में आएगा, जब वो यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री लगाएगा, जब अपना इदारा खड़ा करेगा, अब गवर्नमेंट को क्या होगा, फायदे पहुंचेंगे। जब एक जगह के ऊपर एक फैक्ट्री लगती है तो भाई वो पूरा एरिया डेवलप होता है। जब फैक्ट्री बनेगी तो वहाँ पे कुछ मजदूर काम करने आएंगे, मजदूरों के लिए कुछ क्वार्टर्स बनेंगे, फिर वहाँ पे उनके लिए कोई टक शॉप ओपन होगी, कोई होटल खुलेगा। आहिस्ता 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 कुछ मजदूर अपनी फैमिली को सेटल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे क्वार्टर बनेंगे। जब फैमिली सेटल होगी तो वहाँ पे एक आधा हेल्थ यूनिट बन जाएगा, फिर वहाँ पे एक आधा जो है वो स्कूल बनेगा। तो देखते देखते अगले 15 से 20 साल में वो एरिया फुली डेवलप हो जाता है। जैसे लाहौर में ये है एक सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। आज से 20 साल पहले यहाँ पर लोग डरते थे जाते हुए, बियाबान था, जंगल था सारे का सारा, कुछ नहीं था दूर तक। अब वहाँ पर जाकर देखें उसके बिल्कुल सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में बहरिया ने बना दी है। बिकॉज उस वक्त
लोगों को था कि भाई ये कहाँ बना रहे हैं, कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, बट फैक्ट्रियाँ लगी, कारखाने लगे, मजदूर आए। जब मजदूर आए तो वो शहर पूरा का पूरा आबाद हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, वो एरिया डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट यही करती है, गवर्नमेंट ट्रेड फ्री जोन्स बना देती है, इंडस्ट्रियल जोन्स बना देती है, जहाँ पे क्या करती है, बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है कि भाईजान आप आएँ, आप यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएं, हम आपको इंसेंटिव देंगे, आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, टैक्स रेट कम कर देंगे, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, आते हैं और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, सारा कुछ डेवलप करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स को इस्तेमाल किया है, लेकिन लेकिन डेवलपमेंट जो है वो उसने अपनी अचीव करवा ली है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट की समझ आई आप लोगों को? उसके बाद ये हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्सेस गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है, हाई रेट पे लेती है। जो लो इनकम पीपल होते हैं गवर्नमेंट उनसे टैक्स कम लेती है और कम रेट के ऊपर ले रही होती है, ताकि अमीरों से लेके गरीबों पर लगाएंगे। यहाँ पे भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की आ रही होती है। फिर अभी हम ये भी पढ़ के आए हैं कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट करती है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस हाई कर देती है, हाई कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाती है। मेड इन पाकिस्तान आइटम्स जो हैं वो सस्ती होती हैं, इंपोर्टेड जो हैं वो महंगी होती हैं, ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो सके। लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपका बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट सारा कुछ क्या कर रही होती है, ये कर रही होती है। उसके बाद एक वर्ड होता है टैक्स क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब होता है रियायत। आगे जाके हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स क्रेडिट। देखिए फॉर एग्जांपल आपका टैक्स जो है वो बनता है 100 रुपया। कितना बनता है? 100 रुपया। गवर्नमेंट कहती है भाई आप ये काम कर दो, जैसे गवर्नमेंट कहती है आप डोनेशन जो है वो दे दें, गवर्नमेंट कहती है कि आप वेलफेयर वगैरह की एक्टिविटी कर दें, आप करते ही हैं। गवर्नमेंट आपको 10 रुपये टैक्स माफ़ कर देती है और गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई 90 रुपये जो है वो क्या कर देना, आप पे कर देना। ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स आपको छोड़ा है, ये जो गवर्नमेंट ने आपको टैक्स माफ़ किया है, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट कब देती है? गवर्नमेंट डोनेशन के कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये क्या करती है? टैक्स क्रेडिट्स जो है वो दे रही होती है, ताकि मज़ीद लोग आएँ, मज़ीद लोग डोनेट करें, वेलफेयर करें, तो वो हम क्या करते जाएंगे, उनको टैक्स जो है वो माफ़ करते जाएंगे। ये भी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट अचीव कर रही होती है। फिर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, जिस तरह ये खादें वगैरह होगी, बीज हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, इनको गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स देती है, इनके टैक्स कम कर देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो दे रही होती है। उसके अलावा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, इन इदारों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ कर देना, ताकि ये जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपनी मज़ीद एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकें। गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह जो हैं वो नहीं ले रही होती। तो ये सारे हैं बेसिकली, दीज आर द टैक्सेस जिसको हम डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्लियर है? जी जनाब, ये क्लियर है, इसमें समझ आई? इसमें कोई सवाल है किसी का तो बताएं। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ,
कि जो हमारे टैक्स लॉज बनते हैं वो किन पे बेस कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने जाके पीआरसी में पढ़ा भी होता है। उसको हम कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये आप लोग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो पढ़ के आ चुके होते हैं कि एडम स्मिथ भाई ने अपनी मशहूर किताब में वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कुछ कैनन्स जो हैं वो बताए थे कि एक बेहतर सिस्टम जो है वो इनके ऊपर बेस करेगा। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है डैट इज़ कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। नंबर 2 है सर्टेनिटी। नंबर 3 है इक्वलिटी। नंबर 4 है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। तो पहला है हमारे पास कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। व्हाट डज इट मीन्स कि आपका एक अच्छा निज़ाम वो होता है जो कन्वीनियंट हो, जिसमें टैक्स कलेक्ट करना आसान हो, टैक्स पेयर को टैक्स पे करते हुए मसला ना आए, उसके लिए आसानी पैदा हो। अब आप ख़ुद बताएं, आप टैक्स पे करने जाएं, जून का महीना हो और लंबी लाइन लगी हुई है बैंक के बाहर, क्या लोग टैक्स पे करना प्रेफर करेंगे? द आंसर इज़ नो। लोग कभी भी टैक्स की पेमेंट करना प्रेफर नहीं करेंगे, कहेंगे भाई भाड़ में जा, दिमाग ख़राब कर रहे, कौन लाइनों में लगे। ठीक है। फिर दूसरा सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी कितनी पे करनी है। अगर हुकूमत के टैक्स पे कर दो, आपके कितना, जितना दिल करता है, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। डैट अमाउंट मस्ट बी सर्टन। आपको पता होनी चाहिए कि भाई 100 रुपया पे करना है। क्या करना है? 100 रुपया पे करना है, 200 पे करना है, 1000 पे करना है, पता होना चाहिए। और ये कैलकुलेट कैसे हुआ है 100 रुपया, इसका भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। फिर इक्वलिटी होनी चाहिए। व्हाट डज इक्वलिटी मीन? कि भाई आपने टैक्स सबसे लेना है, छड़ना किसी को नहीं। टैक्स आपने सबसे लेना है, लेकिन उनकी इनकम के प्रपोर्शन के मुताबिक लेना है। जो बंदा पैसे ज़्यादा कमा रहा है उससे टैक्स ज़्यादा ले लो, जो बंदा पैसे कम कमा रहा है उससे टैक्स कम ले लो, लेकिन टैक्स जो है वो आपने क्या करना है? वो आपने सबसे लेना है। और चौथा जो है क्या, कि इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन के टैक्सेस जो हैं वो आपके इकोनॉमिकल भी होने चाहिए। आपके टैक्सेस इतने ज़्यादा ना हो कि टैक्स पेयर अपना कारोबार ही बन गए, ओके भाई भाड़ में जाओ, मैं टैक्स में काम ही नहीं करता, मैं भीख मांग लूँगा, टैक्स नहीं पे करूँगा। मतलब टैक्सेस आपके इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करें। नंबर 1। नंबर 2, आपका इदारा भी जो है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। वो ना हो कि आपने कलेक्शन की 1000 रुपये की, ख़र्चा आपका 900 रुपये का होगा, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कैनन्स हैं जिसके ऊपर क्या है, आपका एक सिस्टम बेस होता है। कौन कौन सी? कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, कि भाई आपका पेमेंट मोड है, पेमेंट मेथड है, वो आसान होना चाहिए। आप टैक्स पेयर के लिए जितनी आसानी पैदा करोगे, टैक्स पेयर उतना ही जल्दी आपको टैक्स पे करेगा। नंबर 2, सर्टेनिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना है। नंबर 3, इक्वलिटी होनी चाहिए। नंबर 4, उसमें क्या होनी चाहिए? इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन भी होनी चाहिए। एक अच्छा सिस्टम इन 4 कैनन्स के ऊपर क्या कर रहा होता है? बेस कर रहा होता है। जी जनाब, ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो ज़रा मुझे बताएं। आगे चलें। उसके बाद है कि प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स क्या होता है। ये जो है ना, ये हमारे पास पास्ट पेपर में 2 दफ़ा आया है। जहाँ पे भी आप लेवी का वर्ड इस्तेमाल सुनेंगे ना, कभी भी लेवी, लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना, मतलब चार्ज करना। उर्दू में अगर आप देखें तो लगाना। तो टैक्सेस लेवी कैसे होते हैं, टैक्स लगाते कैसे हैं, वो 3 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम बेस कर रहे होते हैं। पहला है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। क्या? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। मतलब आप लोगों से टैक्स लेंगे
उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी औकात के मुताबिक जो है आप वो क्या करेंगे, उनसे टैक्स लेंगे। सिंपल इज़ डैट। अ मैन हु कैन अफोर्ड, आप उससे टैक्स जो है वो ज़्यादा लेंगे। अ मैन हु कांट अफोर्ड, आप उससे टैक्स कम लेंगे। जिससे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे इनकम कम होती जाएगी आप टैक्स जो है वो क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। छड़ना किसी ने नहीं, लेकिन टैक्स आपने सबसे वो था ना, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब इनकम आती है तो टैक्स आता है, जब ज़्यादा इनकम आती है तो टैक्स भी क्या आता है आपका, ज़्यादा आता है। तो दैट इज़ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि आप अगले बंदे की पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। जो ज़्यादा पे कर सकता है उससे टैक्स भी क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। जो कम पे करेगा उससे टैक्स भी क्या लेंगे, कम ले रहे होंगे। सेकंड है द बेनिफिट प्रिंसिपल। देखें, एक है कंपनी, जो एक पूरा प्लांट लगा है, एक कंपनी है, और एक छोटी सी दुकान है जो गली मोहल्ले में खुली है असलम भाई की, और यहाँ पे आपकी ये गवर्नमेंट है। मुझे बताएं, इस गवर्नमेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स डायरेक्टली कौन लेगा? कंपनी ज़्यादा बेनिफिट्स ले रही होती है कि असलम भाई ज़्यादा बेनिफिट लेंगे? ज़रा बताएं। डायरेक्टली कंपनी लेगी। भाई कंपनी को गवर्नमेंट चीज़ें इंपोर्ट करके देगी, कंपनी के लिए रोड बना देगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देगी, उसके लिए बैंक के मराहल आसान कर देगी, गारंटर बन जाएगी, लोन माफ़ कर देगी, इंटरेस्ट रेट कम ले देगी, ग्रांट्स वगैरह दे रही होगी। तो कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। असलम भाई अगर अपनी दुकान के सामने ना स्पीड ब्रेकर बनाएगा तो आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे इसको पकड़ के, तो इसको बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं। तो भाई ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस बंदे को बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे आप उससे टैक्स क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। जिस बंदे को बेनिफिट्स कम मिलेंगे आप उससे टैक्स क्या लेंगे, कम लेंगे। इसलिए कंपनीज का टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा होता है। कंपनीज के ऊपर हम टैक्स जो है वो क्या करते हैं, हम ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, और इनके ऊपर टैक्स रेट जो है वो हमारा क्या होता है, कम होता है, और हम प्रोग्रेसिव वे में क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है सब के लिए, कि भाई एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद यास, किसी को नहीं पूछते कि भाई कोई बंदा अमीर है कोई गरीब है, सबसे टैक्स ले रहे हैं एक ही फिक्स परसेंटेज के ऊपर। इसे हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। जैसे पेट्रोल के ऊपर जीएसटी है, भाई कभी भी आपसे जो फ्यूल स्टेशन वाला है वो नहीं पूछता सर 70 पे आए हो तो तेल सस्ता दूंगा, प्राडो पे आए हो तेल महंगा दूंगा, मेहरान पे आए हो तेल का रेट होगा, ऐसा नहीं। भाई सबके लिए है, आपको एक ही रेट पे क्या करना है, उसने टैक्स चार्ज करना ही है। जैसे इसकी एग्जांपल में आती है सेल्स टैक्स, सबके ऊपर एक ही रेट के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। बेनिफिट प्रिंसिपल में आप ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा कॉरपोरेट टैक्स, और ये जो आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स आ रहा होगा। सर ये तीन प्रिंसिपल है, इन तीनों प्रिंसिपल में से कोई भी कानून पकड़ ले पाकिस्तान में, वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक के ऊपर जो है वो लाजमी बेस कर रहा होगा। इन तीनों में से वो किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर लाजमी लाजमी बेस कर रहा होगा। नेम एनी लॉ, वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक पे लाजमी बेस कर रहा होगा। तो हमारे पास तीन प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से? एबिलिटी टू पे, मतलब आपकी औकात के मुताबिक, बेनिफिट प्रिंसिपल फ़ायदे के मुताबिक, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। ये क्लियर है आप सबको? क्लियर है? चलें जी, हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल हमारे पास थोड़ा सा रह जाएगा, कल के लेक्चर में। कल हम काइंड ऑफ टैक्सेस को देखेंगे, हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस क्या हैं, प्रिंसिपल्स देख के हम फिर कल पास्ट पेपर करके चैप्टर को एंड कर देंगे। तो कल ही चैप्टर जो है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। और कल इंशाल्लाह ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें भी आपको तंग नहीं कर रही होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल। अल्लाह हाफिज़।